हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मिडनाइट सोसाइटी। आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी आई है बंगाल से। मेरा एक दोस्त है जो बंगाली है, उसने मुझे ये कहानी सुनाई थी। हम अक्सर दोस्त आपस में बैठ के बातें करते हैं, भूत वगैरह की बातें करते हैं, मिस्ट्री की बात करते हैं, एलियंस की बात करते हैं, यूएफओ की बात करते हैं। तो मेरे दोस्त ने भी मुझे एक बंगाल के भूत के बारे में एक कहानी सुनाई थी। और ख़ास बात यह है कि मेरे दोस्त ने बताया था, जो ये कहानी मैं आपको सुनाऊंगा, इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है मनोज मुखर्जी, वो मेरे दोस्त के ही रिश्ते में है, यानी वो उसके भैया लगते हैं। तो ये उनकी कहानी है मनोज मुखर्जी की। तो मेरा दोस्त बोल रहा था कि जब भी वो अपने बचपन में अपने दोस्तों के सर्कल में बैठता था तो अपनी भैया की कहानी बहुत सुनाता था और लोगों को ये बहुत कहानी पसंद आती थी। तो आज की कहानी में जो भूत है, इस कहानी का जो घोस्ट है, उसको बांग्ला में कहते हैं स्कंद काटा। स्कंद काटा का मतलब है सिर कटा, यानी ऐसा भूत जिसका सिर नहीं हो। माना जाता है कि ये उन लोगों की आत्मा होती है जिनकी मौत सिर कटने, ट्रेन दुर्घटना, किसी युद्ध या किसी हिंसक घटना में हुई है, जिससे उनका सिर धड़ से अलग हो गया हो। तो ऐसे भूतों को हम लोग सिर कटा भूत कहते हैं। अब जो इनके कुछ फीचर्स होते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब मैं आपको कहानी सुनाऊँ तो आप इमेजिन कर पाओ उस भूत को। तो इनकी कुछ पहचान होती है, जैसे कि शरीर तो बिल्कुल इंसान जैसा होता है लेकिन सिर नहीं होता। कुछ कहानियों में इसकी आंखें और मुंह छाती पर बने होते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं कहानियों में। और ऐसा बोला जाता है कि ये भूत अक्सर रात के सुनसान रास्तों, रेलवे ट्रैक्स, जंगलों, कब्रिस्तानों में दिखाई देते हैं। और ये कई जो लोक कहानियाँ जो बंगाल में फेमस हैं, उसमें बोला जाता है कि ये आदमी जो सिर कटा होता है, ये अपना खोया हुआ सिर ढूंढता है। और अब बात करते हैं इनके बिहेवियर की। तो इनके बिहेवियर क्या होते हैं या लोगों के प्रति ये लोग कैसे होते हैं, ये भूत, जैसा लोक कहानियों में बताया गया है। तो लोक कहानियों में लोग बताते हैं कि ये भूत अकेले यात्रियों को रास्ता भटका देता है, अचानक से लोगों के सामने आके उनको डरा देता है। और कुछ कहानियों में ऐसा बोला जाता है कि ये परेशान आत्मा होती हैं जो अपना शरीर ढूंढ रही होती हैं, शरीर का मतलब सर ढूंढ रही होती हैं, और इनको पता नहीं होता कि इनका कत्ल किसने किया है। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि ये अक्सर वही आदमी सिरकटा बनता है जिसका धड़ किसी ने काट दिया और उसे पता ना चला कि किसने काटा, तो एकदम से एक्सीडेंटली कट गया हो। तो ऐसे लोग सिरकटा भूत बनते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बस ये अपना पता पूछती है कि मेरा सिर कहाँ है। तो आज की जो कहानी है वो मैं शुरू करता हूँ। तो जो मेरे दोस्त के जो भैया थे, जिनका नाम था मनोज मुखर्जी, तो मनोज मुखर्जी उस टाइम पे वो 21-22 साल के थे। उनने अभी पढ़ने में बहुत तेज शार्प थे। तो उनने 22 साल की उम्र में ही मास कम्युनिकेशन से बैचलर्स अपना कंप्लीट कर लिया था। वो भी अपने पिताजी जो थे उनके, राम मुखर्जी, उनकी तरह वो भी पत्रकार बनना चाहते थे, मनोज मुखर्जी। और उनके जो पिताजी थे राम मुखर्जी बहुत ही अच्छे फेमस जर्नलिस्ट थे बंगाल के अंदर, और बहुत बार उनने गवर्नमेंट वगैरह को भी एक्सपोज किया था। ऐसा उस टाइम पे लोग बोलते थे, सालों पहले उनने गवर्नमेंट को भी एक्सपोज किया था। और फिर उनके ऊपर काफ़ी गवर्नमेंट वगैरह भी उनको डेथ थ्रेट देती थी कि ये सब मत करो, ये सब गवर्नमेंट के घपले मत बताओ। तो ऐसा मनोज भैया ने मेरे दोस्त को बताया कि उसके पिताजी ऐसे ही एक दिन गायब हो गए। और उस टाइम पे मनोज भैया की उम्र 21-22 साल की रही होगी जब उसके पिताजी गायब हो गए। और उस टाइम पे उन्होंने मास कम्युनिकेशन ख़त्म ही किया था, बैचलर्स अपनी ख़त्म की थी मास कम्युनिकेशन में। वो भी अपने पापा की तरह जर्नलिस्ट बनना चाहते थे। और 21-22 साल की उम्र में उसके पिताजी गायब हो गए। और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी, कई इन्वेस्टिगेशन चली कई दिनों तक। फिर बाद में लोगों को ये समझ में आया कि हो सकता है कि उनने किसी पॉलिटिशियन के बारे में वो कोई चीज़ें बता रहे हों, समाज के सामने लाना चाहते हों, और इसीलिए किसी पॉलिटिशियन ने उन्हें मरवा दिया हो। तो आखिरी में लोग इसी कंक्लूजन पे आए, हो सकता है किसी पॉलिटिशियन ने उनको मरवा दिया हो, ना उनकी बॉडी फाउंड हुई, ना कुछ फाउंड हुआ कभी। तो ये सब बात आई गई हो गई, कई साल हो गए इस बात को, करीबन 3-4 साल हो गए। अब मनोज भैया की जो उम्र थी वो कम से कम 25 साल हो चुकी थी। वो एक न्यूज़पेपर की कंपनी में काम करते थे, वहाँ पे वो रिपोर्टर थे, वहाँ पे वो रिपोर्ट्स वगैरह लिखा करते थे। और अच्छा एक जर्नलिस्ट बन चुके थे वो, एक आप कह सकते हो फ्रेशर जर्नलिस्ट बन चुके थे, 1-2 साल का एक्सपीरियंस भी हो चुका था। तो मेरा दोस्त बताता है, एक रात जब वो अपने पिताजी की बरसी करके आ रहे थे घर,
उस दिन उनके पिताजी की बरसी थी, शाम को वो अपना बैठे थे मनोज मुखर्जी, और उनको ऐसे ही ख्याल आया चलो पिताजी के कमरे में चलता हूँ, और उनके पिताजी भी जर्नलिस्ट हैं, उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह खंगालता हूँ और उनका कमरा बेसिकली साफ़ करके आता हूँ। तो उस रात मनोज भैया अपने पिताजी के कमरे में गए, उनने सामान वामान सही किया, पुराने उनके दस्तावेज देखे, फ़ोटोज़ देखने लगे अपने पिताजी की। उनको काफ़ी याद आई अपने पिताजी की कि कैसे उसके पिताजी उनको बताया करते थे कि जर्नलिज्म में कैसे कैसे होता है। उस टाइम पे वो मॉस कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे थे और उस टाइम पे उनके पिताजी भी उनकी हेल्प किया करते थे। तो ये सब बातें उनको याद आई। तभी उनको अपनी एक पिताजी की डायरी दिखती है और उस डायरी में पीछे लिखा था कालीपुर, और उस डायरी के आखिरी पेज में कालीपुर के बारे में लिखा था और लिखा था मेरा सिर कहाँ है और कालीपुर, ऐसे करके कुछ एंडिंग थी। और उससे एक दिन पहले का जो डायरी एंट्री थी, जैसे कि आपको पता है जो भी डायरी मेंटेन करता है हर दिन जो भी उसके साथ हुआ है वो डायरी में मेंशन करता है। तो उससे एक दिन पहले का इंसिडेंट लिखा हुआ था, ये कालीपुर गांव के नाम के बाद ये सब लिखा हुआ था मेरा सिर कहाँ है। और उससे पहले एक दिन एंट्री थी कि आज मैं कालीपुर में पहुंच गया हूँ, गाँव बहुत अच्छा है, लोग बड़े मिलनसार हैं और अब देख पाता हूँ कि मैं माधव दास का केस सॉल्व कर पाता हूँ कि नहीं। तो इस टाइप की बात उनने लिखी थी। तो अब उनको थोड़ा अजीब लगा ये सब देख करके कि डायरी एंट्री बाकी सब तो ठीक है। उनको पता चल रहा था कि कालीपुर में वो किसी माधव दास नाम के आदमी का केस सॉल्व करने के लिए गए थे। और जब उनने अपनी डायरी जब मेरे दोस्त को ये सब चीज़ें पता चली तो उसके बाद उसने उस टाइम के न्यूज़पेपर्स वगैरह थोड़े खंगालने शुरू किए, थोड़ा इंटरनेट वगैरह पे सर्च करना शुरू किया मनोज भैया ने। तो उनको पता चला कि माधव दास तो कालीपुर गांव में बच्चों के ऊपर तंत्र मंत्र करता था। तो उससे तंग आकर के गांव वालों ने उसको मार डाला क्योंकि बच्चों के ऊपर तंत्र मंत्र किया करता था। मार डाला नहीं, बेसिकली उसको गांव से बाहर निकाल दिया। ऐसा मीडिया या रिपोर्ट्स में था कि क्योंकि वो गांव के बच्चों के ऊपर तंत्र मंत्र करता था तो गांव वालों ने उसको अपने गांव से बाहर निकाल के भगा दिया। ये बात आई गई हो गई। अब मनोज को एक बार कहीं रिपोर्टिंग के लिए जाना था किसी गांव में, और वो गांव जो था वो गांव कालीपुर के पास पड़ता था। तो किसी ने मनोज को ऐसी ये चीज़ें बताई कि कालीपुर में एक सिरगटा भूत घूमता है। तो मनोज को इस बातों का भी काफ़ी शौक था, भूत वगैरह की बातों का, और इन सब चीज़ों में वो मानता नहीं था। तो उसने सोचा क्यों ना एक बार कालीपुर होके आता हूँ और क्या कहते हैं वहाँ पे लोगों देखता हूँ ये सिरकटा भूत क्या है क्या नहीं है। तो वो मनोज निकल गया कालीपुर निकला और शाम उसको जाते जाते शाम हो गई। और कालीपुर ज़्यादा बड़ा गांव नहीं था, छोटा सा ही गांव था। गांव में उसने एंटर किया तो एंटर करते ही उसको उस गांव के सरपंच मिले। अब सरपंच मिले, उन्होंने बोला कि मुझे एक दिन के लिए मुझे यहाँ रुकना है और मुझे आप बता सकते हैं कि यहाँ आसपास कोई छोटा मोटा होटल होगा कि नहीं होगा। तो वो पहले तो सरपंच ने उसको देखा, सरपंच बिल्कुल चौंक गया उसकी तरफ देख करके। उसने बोला ये कौन है? तो सरपंच काफ़ी चौंका उसकी तरफ देख करके। तो मनोज दास ने बोला कि ऐसे चौंक क्यों रहा है? फिर सरपंच ने बोला मैंने आपको पहले कहीं देखा है, आप तो बिल्कुल कुछ साल पहले हमारे गांव में आए थे। इस टाइप की कुछ बात करी सरपंच ने। तो मनोज को कुछ याद आया, उसने बोला कि हाँ यार मेरे पिताजी ने कालीपुर के बारे में लिखा था और मनोज और उसके पिताजी की शक्ल काफ़ी मिलती थी। तो उसने बताया कि नहीं वो मैं नहीं था, मेरे पिताजी होंगे, राम मुखर्जी। तब सरपंच को याद आया, अच्छा हाँ। सरपंच ने हाँ करते हुए बोला अरे बहुत अच्छे थे तुम्हारे पिताजी। और सरपंच ने उसका वेलकम किया और उसको एक घर दे दिया रहने के लिए। बोला कि आप रात यहीं बिताओ और आपको यहीं पे रात बिताओ और यहीं पे रहो आप। तो बोला जाता है कि उस रात थी अमावस की रात, और उस गांव में एक कहानी बहुत प्रचलित थी कि अमावस की रात को ही वो सिरकटा आता है और मंदिर के सामने जो वहाँ देवी का मंदिर था, काली का माता का मंदिर था, उसी के मंदिर के आगे आकर के बोलता था कि मेरा कटा हुआ सिर कहाँ है, गाँव वालों मेरा कटा हुआ सिर दो मुझे। अब ये बड़ी अजीब बात थी, मनोज ने भी ये सुना। लेकिन ये जो घटना थी ये बहुत आम हो चुकी थी गांव में सबको पता था कि सिरकटा जो भूत है वो आता है अमावस की रात के दिन और काली माता के मंदिर के आगे रोज हर अमावस की रात को आता है और गांव वाले से पूछता है कि मेरा कटा हुआ सिर कहाँ है। तो मनोज को ये सब चीज़ें सरपंच ने बताई और उससे बोला कि रात को तुम बाहर मत निकलना, तुम यहाँ रेस्ट करो। तुम्हारे पिताजी भी कुछ साल पहले हमारे गाँव आए थे और हमारे यहाँ पे आके रहे थे, बहुत अच्छे आदमी थे। तो इस टाइप की चीज़ें क्या कहते हैं मनोज को सरपंच ने बताई।
तो मनोज को थोड़ा सा हंसी आई, लेकिन मनोज ने कुछ नहीं कहा। मनोज अपना रात को वेट किया उसने। फिर रात को वो बोर हो रहा था, उसने सोचा चलो मैं काली माता के मंदिर के पास जाता हूँ और देखता हूँ कि ये सिरकटा कौन है। तो मनोज भाई अपना 9-10 बजे के करीबन काली माता के मंदिर पे चले गए। और गांव वालों में एक कहानी फेमस थी कि वो भूत 11 बजे आता है, और वो किनारे में बैठ करके देखने लग गए। वो मंदिर के कोने कोने में छुप गए, और तभी वो क्या देखते हैं कि 11 बजे जैसा गांव वालों ने कहा था वैसे ही एक आदमी आ रहा है। उसके हाथ में एक हाथ में लालटेन है, ऊपर सिर नहीं है, सिर्फ धड़ चलता हुआ आ रहा है। लुंगी पहनी हुई उसने, और उसकी लुंगी पूरी जमीन तक फैली हुई है। और वो आ रहा है और जोर से चिल्ला रहा है, माता अच्छा नहीं करेगी, मेरा सिर कहाँ है, गांव वालों मेरा सिर कहाँ है, इस टाइप की बातें बोल रहा है। उनको बड़ा अजीब लगा, मनोज को बड़ा अजीब लगा। एकदम से डर के मारे वो उसके पसीने छूट गए, और पसीने छूटने लग गए। बोलो तो कुछ गले से आवाज़ ना निकले, इतना डर गया मनोज कि उसे लगा कि ये सब मजाक होगा, लेकिन यहाँ तो सच में ऐसा हो रहा था। एक आदमी उसके सामने खड़ा था जिसका कोई सिर नहीं था। अब वो डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पाया। उसको खड़े खड़े ही 5 मिनट हो गए, और वो आदमी वैसे ही मंदिर के आगे थोड़ा आगे पीछे करके टहलता रहा कि निकलो गाँव वालों, निकलो। गाँव वालों को चैलेंज करने लग गया। उसके बाद वो आदमी धीरे धीरे करके उस मंदिर से थोड़ा दूर जाने लग गया। अब मनोज थोड़ा होश में आया। 5 मिनट से वो बिल्कुल एकदम से सन्न हो चुका था। थोड़ा होश में आया, उसने सोचा मैं इस व्यक्ति का पीछा करता हूँ, इस सिरकटा भूत का पीछा करता हूँ। धीरे धीरे मनोज ने उसका पीछा करना शुरू किया, और जब मनोज देखता है कि वो एक कुएं के सामने जाकर के रुक गया सिरकटा भूत, और जैसे ही वो कुएं के सामने जाके रुका तो मनोज भी पीछे से देख रहा था कि वो कुएं के सामने जाके रुका। और फिर देखा उसने कि उस भूत ने लालटेन उस कुएं के सामने ऐसे करके चमकाई, और जब लालटेन उस कुएं के आगे चमकाई तो मनोज को बड़ा अजीब लगा। उसको भूत को देख के ऐसा लग रहा था कि मानो कोई आदमी लालटेन से उस कुएं के अंदर कुछ झांक के कुछ देख रहा है। तो मनोज को बड़ा अजीब लगा, और मनोज को जब ये बड़ा अजीब लगा तो मनोज कुछ नहीं बोला। मनोज ये सब देखता रहा, और फिर धीरे धीरे मनोज क्या देखता है कि वो भूत जो है वो अदृश्य तरीके से गायब हो गया, और क्या कहते हैं वो ये सब कुछ करके गायब हो गया। अब मनोज ने ये सब देखा, उसको बड़ा अजीब लगा। वो वापस घर आया, और वापस घर आके उसने सरपंच को ये सब बताया। तो सरपंच ने बोला मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था कि वहाँ मत जाना। लेकिन सरपंच भी थोड़ा सा, क्योंकि लोगों ने इसकी आवाज़ें सुनी थी सिरकटा भूत की, लेकिन उसको पता नहीं था कि वो कुएं के पास क्यों गया। लोगों को भी थोड़ा अजीब लगा, और सरपंच ने बताया कि ये जो कुआं है ये तो सालों से खाली पड़ा है, क्योंकि हमारे गांव में ट्यूबवेल वगैरह आ गई थी तो कुएं का इस्तेमाल कोई करता नहीं था। तो उसने बोला, सरपंच को भी तो काफ़ी अजीब लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये सिरकटा कुएं के पास क्यों गया। तो मनोज ने कहा कि चलो सरपंच जी एक काम करते हैं, कल इस कुएं को खुदवाते हैं, क्या पता यहाँ पे कुछ राज छुपा हो। अब सरपंच ने बिल्कुल मना कर दिया। उसने बोला नहीं, क्या पता सिरकटा भड़क जाए। लेकिन मनोज को लग रहा था कि कुछ और है इसके पीछे मामला, तो इसीलिए मनोज ने थोड़ा जिद करी और उस कुएं को उन लोगों ने खुदवाया। जब आप मानोगे नहीं, जब उस कुएं को खुदवाया गया उसके अंदर से कंकाल निकला, और कंकाल को खोदते खोदते एक और खोपड़ी निकली, जो सिर्फ खोपड़ी थी। एक पूरा इंसान का कंकाल निकला, एक खोपड़ी निकली। और जब उस कंकाल के हाथ में एक घड़ी थी, जो पूरा कंकाल था उसके हाथ में एक घड़ी बनी थी और एक अलग से खोपड़ी पड़ी हुई थी। और जब मनोज ने वो घड़ी देखी, मनोज के सिर से पसीना बहने लग गया। तब उसे याद आया कि ये तो उसके पिताजी की घड़ी है, जो करीबन 20 साल पहले गायब हो चुके थे। कुछ साल पहले गायब हो चुके थे, 20 साल भी नहीं, कुछ साल पहले गायब हो चुके थे। उसको बहुत अजीब लगा कि उसके पिताजी करीबन 4-5 साल पहले गायब हुए थे, तो ये तो उन्हीं की घड़ी है, और ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं थी। तो उसके मुंह पूरा पसीने से भर गया और वो पागलों की तरह रोने लग गया। जब गांव वालों को बात पता चली कि उसी के पिताजी का डेड बॉडी है, तो गांव वालों को भी अजीब लगा। और फिर उसके बाद इस जो क्या कहते हैं बॉडी, वो कंकाल मिला था, उसका डीएनए टेस्ट कराया गया। 1-2 दिन में रिपोर्ट आई तो पता चला कि ये उसके पिताजी का ही कंकाल था। तब मनोज ने शुरू किया इस केस को इन्वेस्टिगेट करना। पुलिस को ये सब चीज़ें बताई। पुलिस ने गांव वालों को सस्पेक्ट बनाया कि हो सकता है कोई ना कोई गांव वाला इसमें मिला हो। और ये सब चीज़ें जब इन्वेस्टिगेट की गई, पुलिस लगी, और वहाँ के जो सरपंच थे उसने भी मदद करी पुलिस की। गांव वालों को एक एक करके पूछताछ की गई, तो बाद में पुलिस ने ये राज खोला। असली में हुआ ये था कि मनोज, जो गांव का एक माधव दास नाम का व्यक्ति था, जो बहुत अच्छा टीचर था,
उससे जो एक पंडित था गांव का, वो बहुत जलता था, क्योंकि वो टीचर के पास लोग जाया करते थे और वो उनको बोलता था कि टीचर उन बच्चों को पढ़ाया करता था। और ये सब चीज़ें देख करके कि इस टीचर का बहुत नाम हो रहा है, माधव दास का बहुत नाम हो रहा है गांव में, उसका जो पड़ोसी पंडित था उससे बहुत जलता था ये सब चीज़ें देख करके। और उनके आपस में भी कुछ आपसी विवाद भी थे, ज़मीन को लेकर के भी कुछ और विवाद भी चल रहे थे। तो आखिरी में केस ये खुलासा हुआ, ये सब वो पंडित तो वो जो पंडित था जो जलता था वो तो मर चुका था, लेकिन उसके बेटे ने बताया कि उसका पिता भी बहुत बुरी तरीके से मारा था। और उसके पिता ने उसको ये कहानी सुनाई कि वो माधव दास से बहुत जलता था, और एक रात उसी ने अपनी माधव दास को किसी काम के लिए अपने खेत के पास बुलाया। उससे बोला कि हम आज ज़मीन का वो मुद्दा सॉल्व कर लेंगे, और उसका सिर काट दिया, और सिर काट के अलग कर दिया कुल्हाड़ी से। और उसके बाद उस पंडित के बेटे ने ही बताया कि उस सिर को काट करके फिर पिताजी ने पता नहीं क्या किया, लेकिन वो धड़ वहीं पे जला दिया, खेत में ही जला दिया रातों रात। तो उसके बाद से ही लोगों को ये सिरकटा दिखना शुरू हुआ था, और लोग इतने दिनों से पहचान नहीं पाए ये सिरकटा कोई और नहीं, कालिदास ही था। और ऐसा बोला जाता है कि जब ये कहानी मनोज के पिताजी को पता चली, राम मुखर्जी को, वो यहाँ इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए। लेकिन उस टाइम पे उस पंडित का गांव में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, उसने लोगों को अपने साइड कर लिया, और उसने ऐसा कहानी प्लांट करी कि माधव दास ही दोषी था, माधव दास बच्चों पे काला जादू किया करता और माधव दास गाँव से भाग गया। इस टाइप की कहानी प्लांट की गई, लेकिन मनोज मुखर्जी के पिताजी जानते थे कि बात ये नहीं है। तो इसीलिए गांव वालों ने मिल करके, जो पंडित के साइड थे उनने मिल करके उस रिपोर्टर का भी डेथ प्लान किया, और उसको भी मार के उस कुएं के अंदर डाल दिया। तो वही जो रिपोर्टर थे वही थे राम मुखर्जी, जो मनोज मुखर्जी के पिताजी थे। तो तब जाकर के ये केस खुला, और उस दिन के बाद से ये सिरकटा भूत उस गांव में कभी नहीं दिखाई देता। तो ये कहानी मेरे बंगाली दोस्त ने मुझे सुनाई थी, जो उनके भैया मनोज मुखर्जी की थी। तो मुझे आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुनाइट।